Hello everyone, how are you? I am नीरज तिवारी. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी में व्यस्त हैं. मित्रों, LT ग्रेड इसका पेपर 24 जनवरी को है. फाइनली 24 और 25 जनवरी को है, जिसमें आपके जीके जीएस पूछा जा रहा है. जीके जीएस से 30 प्रश्न आ रहे हैं, उसका अभ्यास हम लोग करने चल रहे हैं आज के इस क्रम में. हालांकि पहले हमने 9-10 अभ्यास करवा रखे हैं, फिर से हमको उसका जो है अभ्यास पेपर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. जितना ज़्यादा हो सकेगा अभ्यास करवा लेंगे. आप सब क्वेश्चंस को हल्के मत लीजिएगा, परीक्षा हाल में सीधे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. आइए क्लास पे चलते हैं. पहला क्वेश्चन आपसे करा है, सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख्य और चित्रों जैसे दृश्य तत्वों सहित धातुकर्म विश्लेषण और उनके मिलने की परिस्थिति शामिल है, उसे डॉट डॉट कहा जाता है. फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है. क्या उसे पूरा लेख कहते हैं, पूरा तत्व कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं या फिर इतिहास कहते हैं? तो मित्रों, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है. उसमें कागजी मुद्रा भी है, उसमें आप सिक्कों का मुद्रा भी है. इन सब का जो अध्ययन किया जाता है उसका जो विज्ञान है मुद्रा शास्त्र है. विकल्प बी के साथ सही जवाब बैठेगा. अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, कूट में आंसर्स देना है. क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रम में संयोजित करके नीचे उन्हें सही से कूट में चयनित करें. विद्याधर है, यशोवर्मा है, धंग है और कीर्ति वर्मा का नाम दे दिया गया. इनको आपसे सीक्वेंस वाइज लगाना है. यशोवर्मा अगर बात करते हैं तो ये 930 से 950 के आसपास राजा हुए. बात धंग की आती है, 950 से 1020 के आसपास रहे. तो 950 से इनका स्टार्ट होता है. आप यहाँ विद्याधर की बात करते हो, विद्याधर 1019 से स्टार्ट होते हैं, 1029 तक रहते हैं. और कीर्तिवर्मन 1060 से लेकर के 1100 ईस्वी तक शासक रहे. तो इसका जो सही क्रम होगा 3 नंबर से स्टार्ट होगा, यशोवर्मन से. 3 नंबर 2 विकल्पों में है, ए और सी में, लेकिन यशोवर्मन के बाद धंग आ रहा है, तो यानी फर्स्ट विकल्प सही जवाब बनेगा. 3, 2, 1, 4 सही जवाब ए के साथ लगा लो. आगे चला जाए. 3 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है. कह रहा है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? वत्सराज है, मिहिर भोज है, नागभट्ट 2 है, नागभट्ट प्रथम है. गुर्जर और प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह रही है? आदि वराह, ये आदि वराह जो है गुर्जर प्रतिहार शासकों में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली शासक बना, जिसे भोज कहा गया, वो मिहिर भोज है. लगभग 50 वर्षों तक ये अपना शासन करते हैं. मिहिर भोज जो 836 से शासन करना स्टार्ट करते हैं, 885 के आसपास तक राजा रहते हैं. उनको आदि वराह की उपाधि धारण होती है और सिक्कों पर ये आदि वराह का जो है उपाधि धारण किए थे, याद रखिएगा. ठीक है. ये इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु मिहिर भोज है, याद रखिएगा. किसके अकॉर्डिंग है? तो अरब यात्री एक सुलेमान आया था, उसके अकॉर्डिंग. आगे चलें. 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, बिहार में है, बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है? वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? वल्लभी विश्वविद्यालय मित्रों 5वीं से 8वीं सदी के आसपास आता है. मैत्रेय शासक इसको मेंटेन करवाते हैं और राजधानी के रूप में मैत्रेय वंश का रहा है. ये गुजरात में है, गुजरात राज्य के भावनगर के आसपास है, जो भावनगर में एक बड़ा बंदरगाह है. ठीक है, उसी खंभात के किलाड़े के आसपास होता है. आगे चलें. 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, आपके स्क्रीन पे है. मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? गौतमीपुत्र शतकिरणी, महाछपत्र रुद्रद्रामन, महेंद्र वर्मन या फिर पुलिकेशन द्वितीय? मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था मित्रों? मत विलास प्रहसन का जो लेखक रहा है महेंद्र वर्मन रहा है. महेंद्र वर्मन ये पहले जैन धर्म के अनुयायी थे, बाद में ये शैव धर्म को भी अपना लेते हैं. शैव धर्म, ठीक है, पल्लव वंश के शासक होते हैं ये.
आगे चलें, 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन सा एक उच्च शिक्षित था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या फिर शेरशाह? उच्च शिक्षित शासक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें से शेरशाह सूरी जो है ये जौनपुर में रह करके अरबी फारसी इतिहास इस पे काम किया है, तो अरबी फारसी इतिहास का ये जानकार रहा है और जौनपुर उस टाइम परीक्षा का जो है शिक्षा का केंद्र भी रहा है, बढ़िया केंद्र रहा है। ठीक है, पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को, या भारत का सिराज हिंद। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर पढ़ते हैं। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय की कौन से राजवंश से संबंधित है? मौर्य वंश, संगम वंश, तुल्लु वंश, इनमें से कोई नहीं। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय की अगर बात आती है 1509 से स्टार्ट होता है, 1529 तक के शासक रहते हैं। ठीक है, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं, तो तुल्लु सही जवाब लगाओ, तुल्लु। ठीक है, तुल्लु राजवंश। विकल्प आप यहाँ बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखा जाए, प्यारा क्वेश्चन है। सुरक्षा के लिए मराठों में राजवंश के दावों को किस नाम से जाना जाता है? सरदेशमुखी, आबवाब, चौथ या फिर जमादानी? सुरक्षा के लिए मराठों के राजवंश में दावों को कौन से नाम से पुकारा गया? तो दावों के लिए जो नाम आते हैं उसमें चौथ आता है। सुरक्षा के लिए चौथ यानी 1/4, 1/4 भाग होता है। ठीक है, आगे चले। 9 नंबर प्रश्न आता है, प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध, लॉर्ड हेंगस्टन अंगल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध और कार्नावालिस तृतीय अंगल मराठा युद्ध। आपसे पूछा गया कौन सुमेल नहीं खाता है। सुमेल पे अगर आप चलते हैं तो यहाँ तृतीय अंगल मराठा युद्ध जो होता है ये 1817 से स्टार्ट होता है, 1818 तक चलता है, यही अंतिम युद्ध होता है। विकल्पों में डी विकल्प सही जवाब बनाओ, कार्नवालिस नहीं, डी विकल्प आप यहाँ पे सही जवाब अपना लगाओ मित्रों। ठीक है, हेस्टिंग के रूप में उस टाइम गवर्नर जनरल रहा है, इसके टाइम नहीं रहा है। आगे चला जाए, 10 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। विकल्पों पे आप गौर करें। लाजपत राय, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, अनहैप्पी इंडिया, रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया और सुभाष चंद्र बोस, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टिसिपेशन। आपसे पूछा गया कौन सही सुमेलित है। विकल्पों की गौर करेंगे तो आप रफीक जकारिया साहब का द मैन हु डिवाइडेड इंडिया सही जवाब बिठा पाएंगे। ठीक है, आगे चले। 11 नंबर प्रश्न अपनी स्क्रीन पे आता है। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एससी बोस, एलन कैंपबेल जॉनसन, बीजी हॉर्नमन और सरोजनी नायडू का नाम आपके सामने दिया गया। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 के आसपास होता है, इसके लिए जो उद्बोधन आता है कैंपेबल जॉनसन का आता है, तो आप सही जवाब जो है कैंपेबल जॉनसन लगाओ, एलन कैंपेबल जॉनसन, बी विकल्प अपना सही जवाब बनाओ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? केलुरू है, नल सरोवर है, बुलर है या फिर सांभर है? मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो बुलर झील है, कश्मीर राज्य के अंदर आती है, आप जानते हैं बाड़ीपोस्ट जिले में है, तो सही जवाब बी के साथ चुन लो। आगे चलें, 13 नंबर प्रश्न आता है। सूची 1 सूची 2 आपको मिलान करना है मित्रों, फिर सही जवाब आपको चुनना है। विकल्पों पे आप एक बार गौर फरमाएंगे तो समझ में आएगा सूची 1 सूची 2 कैसे मिलान होगा। जूट के लिए असम दिया गया, जूट के लिए पश्चिम बंगाल जाना जाता है। चाय के लिए आप लगाओगे, चाय उत्पादन में असम नंबर 1 पे है। आप रबड़ की बात करोगे, रबड़ केरला में उत्पादित होता है। और जब गन्ना की बात आती है, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश आता है। तो डी का चौथा आएगा और ए का तीसरा आएगा। ए का तीसरा, डी का चौथा केवल फर्स्ट विकल्प में चल रहा है, आप आंसर से यहाँ फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं। आगे चला जाए, 14 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्य कृषि का, चलवासी कृषि का, आत्मनिर्भरता मूलक कृषि का और जैव कृषि का। एक फसली कृषि विशेषता है किसकी?
एक फसली जो कृषि है वो व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषता होती है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? चौथा स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या फिर पहला स्थान? तीसरा स्थान बनेगा। बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पूछा गया भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शाती है? कोलकाता और दिल्ली में, दिल्ली और बेंगलुरु में, मुंबई और कोलकाता में, मुंबई और दिल्ली में। 11 की जनगणना के अनुसार मैक्सिमम जनसंख्या जो है किस नगर में आती है? तो मुंबई और दिल्ली में आती है। विकल्प आपका डी के साथ जाएगा। मुंबई, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर बेंगलुरु। ठीक है, तो सही जवाब डी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 17 नंबर पढ़ा जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम थी? केरला, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर। 2001 की जनगणना के अनुसार अगर चलते हैं तो केरल राज्य में जो बाल मृत्यु दर है वो सबसे कम रही है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बाल मृत्यु दर वाला जो राज्य होता है एमपी होता है, एमपी। और मैक्सिमम के बाद न्यूनतम की अगर बात आती है तो नागालैंड होता है। ये 2011 के अकॉर्डिंग है, 2011। अब 2026 में फिर से जनगणना होनी है, याद रखिएगा। रूपरेखा तैयार हो चुकी है, बहुत जल्द जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है नैना। नैना नाम से नया शहर निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किसके पास स्थापित किया जाएगा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, और उपरोक्त में से कोई नहीं। नैना नाम से नया शहर एस्टेब्लिश किया जा रहा है। 600 से अधिक वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र वाला नगर नैना जो नवी मुंबई हवाई अड्डे के पास स्थित है, नवी मुंबई। विकल्प आप सी के साथ चुनो। 19 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? यूएसए, रूस, कनाडा, फ्रांस। मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यूएसए के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। विकल्प आप यहां जो लगाओगे वो फर्स्ट के साथ लगाओगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। घास के मैदान और महाद्वीप के बारे में कूट से आंसर्स कह रहा है, दीजिए। घास के मैदान और महाद्वीप से संबंध रखने के लिए आपसे कह रहा है। लानोस की बात आती है। लानोस और ग्रांचो जो है ये दक्षिणी अमेरिका के बढ़िया वाले घास के मैदान है। और एस्टपीस की अगर बात आती है, यूरोप का है एस्टपीस। जब बात प्रेरीज की आती है तो उत्तरी अमेरिका लगता है, और जब वेल्ड की बात आती है अफ्रीका लग जाता है, अफ्रीका। वेल्ड के लिए अफ्रीका। डी का दूसरा विकल्प होगा और ए का चौथा विकल्प होगा। ए का चौथा और डी का दूसरा कई में है, लेकिन बी का तीसरा कहां पे है? बी का तीसरा फर्स्ट विकल्प में है, इसलिए जो राइट आंसर बैठेगा वो अपना ए विकल्प के साथ लग जाएगा। ए इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? 10 डेसिबल, 60 डेसिबल, 20 डेसिबल या फिर 100 डेसिबल? वृक्ष का पत्ता अगर सरसराहट भरता है तो 20 डेसिबल के अंतर्गत वो आता है मित्रों। ठीक है, बोलचाल की भाषा के लिए 60 डेसिबल होता है, और कानों को नुकसान देने के लिए 140 डेसिबल से अधिक का काम हो जाता है। ठीक है, आगे 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? वित्त आयोग के गठन से है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से है, आपातकालीन उपबंध से है, या फिर निर्वाचन आयोग के गठन से है? अनुच्छेद 368 की बात आती है। अनुच्छेद 368 का जो संबंध है संशोधन प्रक्रिया से है। वित्त आयोग के लिए आप भी जानते मित्रों 280 का प्रावधान है। आपातकालीन उपबंध के लिए यहाँ पे जो आएगा 352 से स्टार्ट होता है और 360 तक का इसका उल्लेख चलता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग तो आप भी जानते हैं 324 से संबंधित है, 324, बात याद रखिएगा।
23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद करेगा, राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा या फिर उपराष्ट्रपति करेगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है मित्रों, भारत का प्रथम नागरिक करेगा और भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर चुन लो। 24 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, संसद में गुजरात राज्य को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? 26, 20, 25 या फिर 21? संसद में गुजरात राज्य को जो सीटें दी गई हैं मित्रों, लोकसभा में 26 सीटें हैं। लोकसभा सदस्य के लिए 26 सीटों का प्रावधान है गुजरात के लिए। विकल्प यहां फर्स्ट के साथ चुन लो, ए इज द राइट आंसर्स बना लो। यूपी से 80 लोकसभा सीट जाती हैं, याद रखिएगा 80 सांसद चुने जाते हैं। आगे 25 नंबर क्वेश्चन आता है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई पड़ता है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का बिखरना, प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती हैं, तब प्रकाश सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास पहुंच जाता है। शेष रंगों के प्रकार में जो है प्रकीर्णन होता है, आप जानते हैं, प्रकाश का बिखराव हो जाता है। प्रकीर्णन मतलब बिखराव, जिसके कारण सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। आकाश का नीला होना का कारण भी इसी में निहित है, आप जानते हैं। सूर्य से हम सूर्य को प्रकाश नहीं बल्कि प्रकीर्णन रंगों से देख पाते हैं। चूंकि बैगनी और जामुनी के साथ अगर नीले रंग का लघु तरंगदैर्ध्य के कारण प्रकीर्णन मैक्सिमम हो जाता है, इसलिए आकाश में कैसा दिखाई देगा? नीला। तो बिखराव है, प्रकाश का बिखराव सही जवाब बैठेगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, आपसे कह रहा है थाई मालम का आणविक सूत्र क्या है? थाई मालम का आणविक सूत्र C10H16O है या C10H20O है या C10H18O है या C10H14O है? आपको बताना है थाई माइलम का आणविक सूत्र क्या है। थाई माइलम का जो आणविक सूत्र होता है मित्रों, ये C10H14 होगा। H14 और वो थाई माइलम एक फिनाल है जो साइमीन का एक प्राकृतिक मोनोटेरेपिन वाला जो है व्युत्पन्न है। तो सही जवाब डी के साथ चुन लो। 27 नंबर क्वेश्चंस देखा जाए, आपसे कह रहा है 27 नंबर प्रश्न, प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निष्पादन इकाइयां पाई जाती हैं जिन्हें डाटाडाट नाम से जाना जाता है। न्यूरॉन्स, ग्लोमेरुलांस, नेफ्रॉन्स या फिर यूरेटर? प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निष्पंदन इकाइयां पाई जाती हैं। निष्पंदन इकाइयां गुर्दे का जो इकाई वाला संरचनात्मक वाला हिस्सा है या कार्यात्मक इकाई है, वो क्या है मित्रों? नेफ्रॉन है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, याद रखिएगा। सही जवाब आप यहां बी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 28 नंबर लगाते हैं। मैथ का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मैथमेटिक्स। एक व्यक्ति का कुछ धन बैंक में जमा है। बैंक ब्याज की दर 5% से घटा के 4% कर देती है। व्यक्ति बैंक में 2000 रुपये और जमा कर देता है, जिससे उसकी आय में कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसने कितना धन 5% की दर से बैंक में जमा किया था, आपको ये बताना है। मित्रों, आप जब देखोगे तो व्यक्ति का जो धन मानोगे पी या एक्स मान के काम चलाओगे। 2000 और एक्स्ट्रा जमा करता है और कोई जो है वैल्यू नहीं पता चलता है। तो अगर देखा जाए 8000 रुपये लेकर के चला जाए तो 8 पंचे 40, 8 गुणे 5 बाई 100 कर लो, 8 पंचे 40, 400 रुपये। अब यही अगर 8000 को 2000 और बढ़ा के 10,000 कर दिया जाए, 10,000 कर दिया जाए और ब्याज जो है 4% कर दिया जाए, बाई 100 कर लिया जाए, तो वही 400 इक्वल टू 400 आ गया ना। तो यानी कि पहला मूलधन क्या था? 8000 रुपये था। अब मूलधन कितना उसने इन्वेस्ट कर दिया है? 10,000 रुपये कर दिया। अब 10,000 रुपये कर दिया है, ब्याज 4% हो गया, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। अगर पहले था 8000 रुपये उसका मूलधन था, उस पर 5% ब्याज मिल रहा था, तो 400 रुपये उसको मिल जा रहा था ब्याज। ठीक है, बात समझ में आ गई। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगर मान के करोगे तो फिर वो वही वाला काम बैठेगा आपका।
5x माइनस 4x, ऐसा करके आप मानोगे x मान के। आगे चलें, 29 नंबर क्वेश्चन आ गया। 32 के पावर 3 प्लस 79 के पावर 3 माइनस 111 के पावर 3 प्लस 3 गुणे 32 गुणे 79 गुणे 111 के बराबर है, क्या बराबर है? विकल्पों पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो यहाँ आपका जो आंसर्स बनेगा वो क्या बनेगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। सेम वही लग रहा है, a क्यूब b क्यूब माइनस प्लस ये तो यहाँ पे माइनस डायरेक्ट आ गया, इसको यहाँ ले आया गया, इसको बाहर कर दिया गया, यानी इधर जो वैल्यू आएगा वो फाइनल क्या आएगा? 0 आएगा। आप गुणा भाग करके देख लेना। बात समझ में आ गई? देखने से क्वेश्चंस का आंसर्स पता चल जाता है, अगर सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर्स आएगा। 30 नंबर क्वेश्चंस, यदि x बराबर 12 और y बराबर 4 हो तो x प्लस वाई के पावर x बाई वाई का मान क्या है? 4096 है, 3616 है, 3066 है या फिर 4226 है। आप यहाँ पे जब मान रखोगे तो समझ में आएगा। x का 12 है, y का 4 है, ये x बटा y लिखा है, यानी 4 3 12, x प्लस वाई का पावर 3 दिया गया। x 12 है, y 4 है, 12 4 16 का पावर 3, कुल मिला के 16 का पावर 3 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। 16 का क्यूब 4096 होता है। राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ लगाओगे, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे आप बनाओगे। तो इस टाइप से आपने 30 प्रश्न सॉल्व किए। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कितना क्वेश्चंस आप सही सही जानते थे। आज है 16 जनवरी 2026, ठीक है। इसमें हर एक पोर्शन से क्वेश्चंस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, उसके साथ आपका एनवायरनमेंट हो या फिर मैथ्स हो, हर जगह से क्वेश्चंस लिया गया है। बताने का प्रयास करिएगा कितना क्वेश्चंस आप लोग सही सही इसमें कर पाएँ। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।